हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स फर्स्ट के यूनिट फोर्थ के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने डाल रखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे सपोर्ट मिले और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाती रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फर्मी ऊर्जा तथा फर्मी ताप क्या है। तो फर्मी ऊर्जा और जो फर्मी ताप है वो क्या होते हैं। परम शून्य ताप पर फर्मी गैस की ऊर्जा के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो जो परम शून्य ताप है उस पर हमें फर्मी गैस की जो ऊर्जा होती है उसके लिए व्यंजक भी प्राप्त करके लाना है। डिराइव करके दिखाएंगे हम कैसे आता है। तो एक एक स्टेप को अच्छे से समझते चलना, आपका कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्मी ऊर्जा। फर्मी ऊर्जा क्या होती है, देखिए, वह ऊर्जा स्तर जिसके नीचे सभी ऊर्जा स्तर फर्मी आणों द्वारा भरे होते हैं तथा जिसके ऊपर सभी ऊर्जा स्तर खाली होते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। यानी कि ऐसा ऊर्जा स्तर जिसके नीचे तो जितने भी हमारे ऊर्जा स्तर हैं वो फर्मी आणों द्वारा भरे होंगे और जिसके ऊपर सभी ऊर्जा स्तर क्या होंगे, खाली होते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर कहलाता है। फर्मी ऊर्जा स्तर के संगत ऊर्जा को फर्मी ऊर्जा कहते हैं। जो हमारी फर्मी ऊर्जा स्तर है उसमें जो संगत ऊर्जा है उसको हम क्या कहेंगे, फर्मी ऊर्जा। फर्मी ऊर्जा को साइलन एफ से निरूपित करते हैं। तो फर्मी ऊर्जा को किससे निरूपित करते हैं, साइलन एफ से। अब बात करते हैं फर्मी ताप के ऊपर। तो देखिए, फर्मी ताप वह ताप है जिसके संगत ऊर्जा तक के सभी ऊर्जा स्तर फर्मियानों द्वारा पूर्णतः भरे होते हैं। तो ऐसा ताप, फर्मी ताप वह ताप है जिसके जो संगत ऊर्जा तक के सभी ऊर्जा स्तर हैं वो किसके द्वारा भरे होते हैं, फर्मियानों तक भरे होते हैं, उसे हम फर्मी ताप कहते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझिए, यदि फर्मी ताप TF है, जो हमारा फर्मी ताप है वो TF दे रखा है तथा फर्मी ऊर्जा क्या है हमारी, साइलन F है, तो जो हमारा साइलन F किसके इक्वल हो जाएगा, KTF के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर TF क्या है, फर्मी ताप है, और जो साइलन F है वो है फर्मी ऊर्जा, और जहाँ हमारा K क्या है, हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम इसके रिलेशन के ऊपर बात करते हैं। जो परम शून्य ताप पर फर्मी गैस की ऊर्जा के लिए व्यंजक है उसके ऊपर बात करते हैं। परम शून्य ताप पर फर्मी ऊर्जा तथा फर्मी गैस की ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो डिराइव करके देखते हैं कैसे आता है। देखिए, माना कि किसी आदर्श फर्मी गैस में आईवे क्वांटम समूह में कणों की संख्या ni है। हम क्या मान लेते हैं कि हमारी फर्मी गैस है उसका एक आईवे क्वांटम समूह है, उसमें जो कणों की संख्या है वो कितनी है, ni है, तथा प्रत्येक कण की ऊर्जा साइलन i है, और जो हमारे कण है उसके प्रत्येक कण की ऊर्जा कितनी है, साइलन i है। यदि आईवे क्वांटम समूह का सांख्यिकी वेट gi है, और जो हमारा आईवे क्वांटम समूह है उसका अगर हमारा जो सांख्यिकी वेट है वो gi है, तो फर्मी डिराक वितरण नियम के अनुसार, हमें पता है फर्मी डिराक वितरण नियम क्या होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही कराया है, नहीं देखा है आपने तो आप जाकर देख सकते हैं। तो फर्मी डिराक वितरण नियम हमारा क्या कहता है कि जो हमारा ni है, ni यानी कि आईवे क्वांटम समूह में जो कणों की संख्या है वो किसके इक्वल होती है, ni इक्वल gi अपॉन ई पे अल्फा प्लस बीटा साइलन i प्लस 1। ठीक है, ये हमारी फर्मी डिराक वितरण नियम के अनुसार होता है। अब यहाँ पर जो बीटा है, बीटा क्या है, बीटा इक्वल 1/KT है, आपको पता ही है बीटा हमारे किसके इक्वल होता है, 1/KT के। और जो यहाँ पर जो K है वो क्या है, हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। ठीक है, बोल्ट्जमान नियतांक है, लिख देते हैं हम यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक। और जो T है वो क्या है, आपका परमताप है। ठीक है, T इक्वल परमताप, यहाँ पर ये हो गया। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जो संवेग है P प्लस dp में जो क्वांटम अवस्थाओं की संख्या होगी वो कितनी होगी, देखते हैं, लिखते हैं यहाँ। अब संवेग
परास P व P प्लस dp में क्वांटम अवस्थाओं की संख्या कितनी होगी? क्वांटम अवस्थाओं की संख्या यहाँ पर जो क्वांटम अवस्थाओं की संख्या है P व P प्लस dp में संवेग परास दे रखा है हमारा, हो जाएगा ये Gp dp इक्वल Gs 4 पाई v p स्क्वायर dp, ठीक है, अपॉन में एच क्यू। ये हमारा क्या बन जाएगा? ये क्वांटम अवस्थाओं की संख्या हो जाएगी Gp dp इक्वल Gs v p स्क्वायर dp अपॉन एच क्यू, ठीक है। और यहाँ पर जो Gs की वैल्यू है, जहाँ Gs इक्वल क्या है? 2s प्लस 1 है, और इस Gs को हम क्या कहते हैं? ये हमारा चक्रण अपभ्रष्टता गुणांक कहलाता है। लिख दीजिए Gs इक्वल चक्रण अपभ्रष्टता गुणांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये P दे रखा है, P, और तो इसकी जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू पुट करेंगे? हमें पता है, लेकिन हम क्या जानते हैं? जो P स्क्वायर होगा वो 2m साइलन के इक्वल होगा। कैसे होगा ये? आप इस तरीके से देखिए, गतिज ऊर्जा जैसे आपने पढ़ा है, गतिज ऊर्जा के ही होता है तो 1/2 mv स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये करते हैं 1/2, हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m, क्योंकि कट के यहाँ पर mv स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1/2, ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन m, mv को हम p लिखते हैं ना, p संवेग, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन m। और यहाँ पर जो k है वो क्या है? हमारी ऊर्जा कितनी है? साइलन, ये हो गया साइलन। तो यहाँ पर जो p स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे वो कितनी हो जाएगी? p स्क्वायर इक्वल 2m साइलन, ठीक है। वही हमने यहाँ पर लिखा है p स्क्वायर इक्वल 2m साइलन। अब dp की वैल्यू निकालते हैं। dp की वैल्यू कैसे निकलेगी? p क्या है हमारा? रूट आ जाएगा 2m साइलन, तो dp हमारा कितना हो जाएगा? dp इक्वल, यहाँ पर √2m तो कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर रूट साइलन है, रूट साइलन का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आता है? 1/2 रूट साइलन, और साइलन का करेंगे तो d साइलन। अब यहाँ पर 2 से √2 बार कट हो जाएगा, तो यह आएगा √m अपॉन √2 साइलन डॉट d साइलन, ये हो गया हमारा dp। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, dp इक्वल m/2 साइलन, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? हाफ d साइलन, ठीक है। ये हमारी dp की वैल्यू हो गई ये वाली, और ये हमारी p स्क्वायर की। अब हम इन दोनों वैल्यूओं को, dp और p स्क्वायर की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाले में, तो हमारी क्या बन जाएगी देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लिख ली है, Gp dp इक्वल Gs 4 पाई Vp स्क्वायर dp अपॉन एच क्यू। तो यहाँ पर हम p स्क्वायर और dp की वैल्यू को पुट कर देंगे जो अभी हमने पीछे निकाली है। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर ऊर्जा परास, ये तो संवेग परास के लिए था, p और p प्लस dp के बीच में। अब हम निकालेंगे ऊर्जा परास साइलन व साइलन प्लस d साइलन में क्वांटम अवस्थाओं की संख्या। ये कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ पर Gp यहाँ पर हो जाएगा साइलन, G साइलन D साइलन इक्वल, ये है Gs 4 पाई V अपॉन हमारा क्या है ये HQ। अब यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी थी? 2m साइलन, और dp की वैल्यू हमारी कितनी थी? m/2 साइलन पे हाफ d साइलन, ठीक है। ये वाली हमारी वैल्यू हमने पुट करके निकाल ली। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करने के बाद Gs डॉट, यहाँ पर देखिए
ये क्या है, इसको हम जब काटेंगे तो हमारा बन जाएगा ये हो जाएगा। इसको मैं लिख लेती हूँ 2 × 2 में, तो यहाँ पर बचेगा 2πv/h³। इससे जब हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये √2 है, तो इससे काटेंगे तो √2 बचेगा, और एक 2 हमारा इसका है, तो ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। और ऐसे ही हम सेम यहाँ पर m की पावर 1/2 है और एक m यहाँ पर है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा m की पावर 3/2। अब ये यहाँ पर साइलन बचा, इस साइलन से इस साइलन काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, हाफ बार, तो साइलन की पावर हाफ डॉट डी साइलन। ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई जी साइलन डॉट डी साइलन की। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो हमने वैल्यू थी, हमारे पास फर्मी डिराक वितरण नियम के अनुसार जो क्वांटमों की संख्या थी, देखिए दिखाती हूँ आपको, ये वाली जो हमारी संख्या है क्वांटम समूह की, जो कणों की संख्या है वो ni है, वो किसके इक्वल है, gi/e⁴ प्लस बीटा साइलन i+1 के इक्वल। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये ni के लिए है। अब हम इसी में वैल्यू पुट कर देंगे किसके लिए, n साइलन के लिए। n साइलन d साइलन के लिए कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी n साइलन d साइलन के लिए n साइलन d साइलन इक्वल, यहाँ पर कितना आ जाएगा, g साइलन d साइलन अपॉन e⁴ प्लस बीटा साइलन i+1। ठीक है, इसको हम पुट करते हैं पीछे, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 के अनुसार जो हमारा ऊर्जा परास है साइलन, ऊर्जा परास साइलन व साइलन प्लस डी साइलन में कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हमारी वहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा n साइलन d साइलन इक्वल g साइलन d साइलन अपॉन e⁴ प्लस बीटा साइलन i है, तो मैं वहाँ पर जो बीटा है उसकी जगह क्या रख देती हूँ, 1/kT, तो ये हमारा हो जाएगा साइलन अपॉन kT+1। ठीक है, साइलन i की जगह साइलन, ये हमारी बन गई। आप इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो इसको ऐसा करिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, जी साइलन डी साइलन है, तो यहाँ पर इसमें हम थर्ड इक्वेशन में जो सेकंड इक्वेशन हमारी निकल कर आई है, जी साइलन की वैल्यू, जी साइलन डी साइलन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, लिख देते हैं हम समीकरण 2 से जी साइलन डी साइलन का मान समीकरण 3 में रखने पर वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, अब ये हो जाएगा हमारा n साइलन टी साइलन इक्वल, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा GS.2πv/h³ 2m 3/2 e⁴ डी साइलन अपॉन में हमारा क्या है, ये है e⁴ प्लस साइलन kT+1। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमें क्या पता है कि जो हमारी फर्मी ऊर्जा होती है वो क्या होती है, साइलन F होती है। यदि फर्मी ऊर्जा हमारी क्या है, फर्मी ऊर्जा साइलन F है, तो क्या होता है, अल्फा इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा हमारा हो जाएगा माइनस के साइलन F/kT के। ठीक है, अगर हमारी फर्मी जो ये क्या है, फर्मी ऊर्जा साइलन F है, तो जो अल्फा की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस के साइलन F/kT के इक्वल। अब ये वाला जो मान है इसको हम कहाँ पर पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। अल्फा का मान यहाँ पर पुट करेंगे समीकरण 4 में,
अल्फ़ा का मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा एन साइलन डी साइलन इक्वल जी एस डॉट 2 पाई वी अपॉन एच क्यू 2m 3/2। यहाँ से हमारा हो जाएगा ये साइलन 1/2 डी साइलन, और यहाँ पर अल्फ़ा की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस के ई एफ बाई के टी, और यहाँ पर कितना है, सॉरी ये साइलन एफ बाई के टी है और यहाँ पर है हमारा साइलन बाई के टी। तो हम पहले इस वाले को लिख देते हैं साइलन, माइनस का साइन है यहाँ पर साइलन एफ, और ये दोनों के अपॉन में ही क्या है हमारा के टी, और ये +1। इतना हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम फर्मी फलन निकालेंगे। फर्मी फलन एप्सिलॉन निकालेंगे। हमारा फर्मी फलन हो जाएगा, फर्मी फलन एप्सिलॉन इक्वल एन साइलन बाई जी साइलन। तो ये जो हमारा एन साइलन बाई जी साइलन करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर फर्मी फलन एप्सिलॉन इक्वल कितना हो जाएगा हमारा एन साइलन बाई जी साइलन। तो जब एन साइलन बाई जी साइलन करेंगे, जो हमारी एन साइलन और जी साइलन की जो वैल्यू आई है उसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केवल और केवल क्या बचेगा, 1/e पे साइलन माइनस साइलन एफ फर्मी ऊर्जा है बाई के टी +1। ठीक है, हमारा ये हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं, ये हमारी निकल आएगी, इसको हम मान लेते हैं 6 इक्वेशन। ये हमारा फर्मी फलन निकल कर आ गया। अब अगर हमारा जो ताप है वो क्या है, T = 0 केल्विन है, परम शून्य ताप है, और जो फर्मी ऊर्जा है वो क्या है, EF जो है वो T = 0 पर क्या है, EF 0 है। तो ये हमारे क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी जो 2 कंडीशन आएंगी, 2 केसेस बनेंगे। कैसे बनेंगे, अब 2 केसेस में या तो ये जो हमारी साइलन की वैल्यू है, ये हमारा ये जो साइलन F0 है इससे छोटी हो। जब ऐसा होगा तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। और या फिर अगर हमारे पास साइलन की वैल्यू जो है साइलन F0 से बड़ी है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारे पास 0 हो जाएगी। अब देखिए ये कैसे आया, इस चीज़ को समझिए कि एप्सिलॉन इक्वल 1 कैसे आया, और इसके लिए अगर हमारा साइलन बड़ा है साइलन F0 से तो उसके लिए हमारा एप्सिलॉन 0 कैसे आया। तो यहाँ पर हमें पता है k/t कितना, ये हमारा t यहाँ पर कितना है, 0 है। तो अगर हमारा ये जो साइलन f है, अगर ये क्या है हमारा बड़ा है, ठीक है, अगर ये हमारा बड़ा है तो ये कितने में आएगी, ये नेगेटिव में आएगा, ये हो जाएगा e पे माइनस में कुछ आएगा, कुछ डिजिट आएगी, बाई kt हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर +1 है। अब यहाँ t की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हमारा कितना क्या बन जाएगा, -∞ 1/e पे -∞ +1। तो इसको जब 1/, अब हम e की पावर -∞ को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं e की पावर -∞ को 1/e पे ∞ +1। ठीक है, और ये हमारा e पे ∞ कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो पूरी टोटल वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, यहाँ से हमारी 1। अगर हम यहाँ से क्या कह रहे हैं कि हमारा साइलन बड़ा है साइलन F से, तो हमारी कोई पॉजिटिव डिजिट आएगी। अगर ऐसा केस बनता है यहाँ पर हमारा, तो हमारी कोई पॉजिटिव डिजिट आएगी, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कोई पॉजिटिव डिजिट आएगी तो कुछ भी आ रहा है, जैसे आपका यहाँ पर बाई kt +1 है।
अब t की वैल्यू 0 है तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, 1/e पे इन्फिनिटी प्लस 1 हो जाएगा। तो ये पूरा भी क्या बन जाएगा हमारा, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी हमारा कितना हो जाएगा, 0। इसीलिए अगर हमारी साइलन की वैल्यू साइलन f0 से बड़ी है तो उसके लिए f साइलन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो t = 0 केल्विन ताप पर साइलन f का मान कितना आ जाएगा, साइलन f का मान यानी कि जो साइलन f 0 का मान है अगर हम वो निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, देखिए t = 0 केल्विन ताप पर साइलन f 0 का मान क्या हो जाएगा, इसका मान ये निकलेगा n = 0 से साइलन तक के लिए वैल्यू जाएगी इसकी, और ये हो जाएगा n साइलन d साइलन। ठीक है, 0 से साइलन तक के लिए, n साइलन के लिए आपको वैल्यू पता ही है, यहाँ से आप देख सकते हैं n साइलन इक्वल कितना है, f साइलन मल्टीप्लाई में g साइलन। तो लिख देते हैं n साइलन की जगह पे f साइलन प्लस f साइलन इंटू में g साइलन डॉट g साइलन। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसकी जो लिमिट को कांस्टेंट टर्म में तोड़ के आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 0 से कहाँ तक के लिए जा रही है, पहले साइलन f 0 तक के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा f साइलन डॉट g साइलन डॉट d साइलन। ठीक है, फिर हमारी ये जो लिमिट है वो साइलन f 0 से कहाँ तक के लिए जा रही है, साइलन तक के लिए, ये हो जाएगा f साइलन डॉट g साइलन डॉट d साइलन। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं, हमें पता है क्योंकि जो हमारी अगर हमारी साइलन की वैल्यू क्या है, साइलन f 0 से क्या है हमारी, यहाँ से देखिए साइलन f 0 के लिए अगर इसकी वैल्यू साइलन से छोटी है तो f साइलन की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, 0 से लेकर अगर इसके लिए इतनी वैल्यू है तो कितनी आ रही है, इसके लिए f साइलन इक्वल 1 आ रहा है। और अगर हमारी साइलन की वैल्यू साइलन f 0 से बड़ी है तो इसके लिए हमारी f साइलन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये अभी हमने 2 पॉइंट निकाले ना, सेम यही पॉइंट है। अब इन पॉइंटों की जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये हमारी हो जाएगी। ये थोड़ी बड़ी डेरिवेशन है, आप इसे अच्छे से समझिए, एक एक कंसेप्ट वाइज आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट वाइज देखते चलिए। तो 0 साइलन f 0, यहाँ पर जब 0 से साइलन f 0 तक के बीच में है इसकी वैल्यू, तो तब हमारा इसका मान कितना है, यहाँ पर हमारा f साइलन की वैल्यू 1 है तो ये कितना हो जाएगा, f साइलन की जगह 1 पुट कर देंगे, ये हो जाएगा g साइलन डॉट d साइलन। अगर हमारी साइलन f 0 से बड़ी है, यहाँ तक साइलन f 0 से साइलन तक के लिए ये वैल्यू जाएगी, तब हमारा क्या है, इसकी जो वैल्यू है f साइलन की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसमें क्या करते हैं, इस वाले में ये वाली जो इक्वेशन है, जो g साइलन की वैल्यू हमारी निकल कर आई है उसका हम उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो g साइलन d साइलन का मान रखने पर तो ये कितना बन जाएगा हमारा, जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो 0 से साइलन f 0, g साइलन d साइलन की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई है, देखिए तो ये वाली वैल्यू है हमारी g साइलन d साइलन की। तो इस वाली वैल्यू को हम पीछे पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी GS 2 पाई v अपॉन HQ 2m 3/2 और यहाँ पर साइलन 1/2 d साइलन। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई g साइलन d साइलन की। अब यहाँ से देखिए कांस्टेंट टर्म को बाहर लिख देते हैं और इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये किसके इक्वल है, n के इक्वल। ठीक है, ये जब बाहर लिखेंगे GS 2 पाई v अपॉन HQ 2m 3/2, इसका इंटीग्रेशन करते हैं 0 से EF 0 तक के लिए साइलन 1/2
टी साइलन का, तो कितना हो जाएगा जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारी साइलन की पावर 1/2, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइलन की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो हमारे टोटल निकल कर आएगा। इसका डेरिवेटिव सॉल्व करने के बाद कितना होगा ये हो जाएगा n = GS 2π V अपॉन HQ 2m 3/2 2/3, यहाँ पर साइलन F0 की पावर 3/2। ठीक है, अब हम यहाँ से किसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइलन F0 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइलन F0 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, h² / 2m 3n 4π V GS। ठीक है, यहाँ से हम साइलन F0 की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरीके से निकल कर आ सकती है। इन सभी को हम इस साइड भेज देंगे, जैसे n जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका NHQ अपॉन GS, ये अपॉन में आ जाएगा, फिर यहाँ से पावर हटा देंगे। ठीक है, तो उस तरीके से हमारी साइलन F0 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये हमारा क्या है, ये वाली जो इक्वेशन है ये किसको व्यक्त करती है, यह T = 0 केल्विन पर उच्चतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा को व्यक्त करती है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं 6 इक्वेशन व्यक्त करती है, इसको मान लेते हैं 6 इक्वेशन। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे T = 0 केल्विन पर फर्मी गैस की ऊर्जा के लिए व्यंजक। तो कितना निकल जाएगा इसके लिए, तो E = 0 पर हमारी फर्मी गैस की ऊर्जा E0 हो जाएगी। तो 0 से साइलन F0 तक के लिए लिमिट जाएगी और ये हमारा हो जाएगा साइलन N साइलन D साइलन। ठीक है, यहाँ पर N साइलन D साइलन की जब N साइलन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 से EF0 तक, और साइलन और N साइलन की वैल्यू है हमारी F∼G साइलन और यहाँ पर D साइलन। जब हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, 0 से साइलन F0 तक के लिए जाती है, तो जो F साइलन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, तो F साइलन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। 0 से साइलन F0 F साइलन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइलन.G साइलन .D साइलन। ठीक है, यहाँ पर भी हम G साइलन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 से EF0 G साइलन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये यहाँ पर होगा GS.2π V अपॉन HQ .2m 3/2 और यहाँ पर हमारा साइलन 1/2 D साइलन। ठीक है, अभी कांस्टेंट हमको बाहर ले आते हैं तो E0 हमारा हो जाएगा, इस कांस्टेंट हमको बाहर लिख देंगे तो GS.2π V अपॉन HQ 2m 3/2 और ये हो जाएगा 0 से साइलन F0 साइलन 1/2 D साइलन। ठीक है, और यहाँ पर एक साइलन इसका भी चल रहा है, एक साइलन/2 तो इसके साथ था और एक साइलन इसके साथ भी है, तो ये कितना हो जाएगा साइलन 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा GS.2π V अपॉन HQ .2m 3/2 2/5 लिमिट अप्लाई करने के बाद EF0 की पावर 5/2, ये हमारा इंटीग्रेशन निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रख देते हैं, EF0 की वैल्यू जो हमारी निकल कर आई है इस वाली इक्वेशन से, ये जो हमारी निकल कर आई है देखिए यहाँ से इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर नीचे पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा E0 = GS.2π
2πV/hq, 2/5 को आगे लिख देती हूँ और ये हो जाएगा 2m 3/2। EF0 की वैल्यू पुट करेंगे h²/2m 3n 4πVGS 2/3 की पावर 5/2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी E0 की वैल्यू कितनी आएगी? इसको सॉल्व करने के बाद E0 की वैल्यू हमारी हो जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद हमारी E0 की वैल्यू होगी E0 = 3nh² / 10m/3n/4πVGS की पावर 2/3। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन आपकी किसके लिए निकल कर आ गई? T = 0 केल्विन पर फर्मी गैस की ऊर्जा के लिए ये आपकी इक्वेशन निकल कर आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं कि जो फर्मी डिराक है उसमें Ni के जो मान है वो 0 या 1 हो सकता है। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपके लिए थोड़ी भी वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।